जो भी इलेक्टोरल लिस्ट बनी हुई है अलग अलग राज्यों की, उस डेटा में कोई फ्लॉ तो है? बिल्कुल है। अरे है, तभी तो एसआईआर कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन खुद ही मान रहा है। अब उस फ्लॉ को राहुल गांधी चोरी कह रहे हैं, ये और वो भी उनके स्टेट में उनकी लोकल मशीनरी लगी हो। जब आपके पास ये प्रमाण हो कि जो लोग ये इस तरह से जोड़े गए हैं उन सब ने केवल बीजेपी को वोट दिया। एक बड़ा दिलचस्प 10 सेकंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे देखिए कि वो जो चोरी वाले वोट है वो सारे बीजेपी को जा रहे हैं। ये कहां से पता ये कह रहा है उनका? ये कहां से पता है? 10 सेकंड में बड़ी रोचक जानकारी दे देता हूं। आज बड़े इकोसिस्टम के लोग एक सूची ट्वीट कर रहे हैं। वो क्या है? बनारस की वोटर लिस्ट की कि 40 लोगों के पिता का नाम एक ही है, राम कमल। हाँ ठीक है, राम भी बीजेपी, कमल भी बीजेपी। अरे बाप रे, ये तो अब पता ये चला, मैंने अभी किसी को बनारस फोन किया, अभी वेरीफाई करने के लिए लगा रखा है मैंने आदमी को। उन्होंने कहा कि ये एक आश्रम का एड्रेस है, जो तत्काल उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बताया, हो सकता है गलत भी हो। और वो आश्रम में वो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने यहाँ रख के पालन पोषण करते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो उनके आश्रम में ही रहते हैं, तो उनके सारे में पिता का नाम उन्होंने स्वयं लगा दिया। स्वयं लगा दिया, मतलब उनके पिता का नाम जो आश्रम के प्रमुख हैं उनका लगा दिया। तो भारत में इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बंजारा समुदाय होता है उसके एड्रेस में XYZ लिख देते हैं आप, है ना। ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इसीलिए गहन मेरा सवाल हम आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे उनका पिता का नाम अलग होगा। आज जो इलेक्शन एफिडेविट फाइल करते हैं अपने गुरु पिता का नाम देते हैं। बिस्ट होगा, अभी महंत अवैधनाथ होगा। तो ये क्या फ्रॉड है? तो 2 एपिक है उनके पास फिर तो। नहीं, एपिक 2 नहीं, 2 एपिक वाला मामला भी करवाया हुआ। पहले तेजस्वी यादव की निकला है 2 वोटर आई कार्ड, और अब निकला है नहीं, 2 ID कार्ड निकलना अलग बात है। एपिक नंबर 2 होना, जैसे कि 2 एपिक नंबर भी हैं। एपिक अलग अलग राज्य से अलग अलग एपिक नंबर। वोट तो 2 बने हुए थे, वोट 2 बने हुए उनके। नहीं, फिर अगेन वही, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्यों नहीं जो बात अभी आप बता रहे हैं कि बड़ी नॉर्मल एनोमलीज हैं ये भारत के अंदर, जो राहुल गांधी ने बताई चोरी बता करके, तो यही बात बोल देना कैमरे पर आकर, एक इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता ही बोल दे, ना बोले CEC। जब CEC को चोर कहा जा रहा हो, कार्टून बन रहे हो, मीम्स बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तब तो इलेक्शन कमीशन की कुछ गैरत होगी कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ऐसी गाली दी जा रही हो, संसद में खड़े होकर ऐसी बातें बोली जा रही हो, ये सब उसके साथ किया जाता है जो आपकी बात सुनने को तैयार हो। मानना तो बहुत दूर की बात है, माने न माने उसकी नहीं। तो फिर इलेक्शन कमीशन का भाई जस्ट 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में शपथ पत्र नहीं भरते राहुल गांधी, तो फिर ठीक है, विल टेक यू टू कोर्ट, जाएंगे। अब मुझे लगता है कि जिस संभावना की ओर आप इशारा कर रहे हो, अगर हम उसको आशंका कहें तो यह संभव है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैटर को कोर्ट में ले जाए राहुल गांधी के खिलाफ। ये कायदे से ले जाना चाहिए, और कायदे से ले ही जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में। आप याद करिए, मैंने उस दिन भी कहा था ना कि महाराष्ट्र वाली चिट्ठी उन्होंने कितने दिनों बाद सार्वजनिक की, 19 जून को लिखी थी चिट्ठी, और उन्होंने बाद में सार्वजनिक की जब महाराष्ट्र में आरोप लगाए थे इन दिनों। इलेक्शन कमीशन हर आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, इसका ना उनको मैंडेट है, ना इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी के लिए ये बढ़िया है। आप वहां कुछ किसी से कोई मिसकोट हो गया, कोई वर्ड फिसल गया, कोई वर्ड, तो फिर उसकी खींचतान आरंभ हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझकर संवैधानिक संस्थाओं के लोगों को मीडिया से दूर रखा गया। सर, संवैधानिक संस्था मान लिया, लेकिन अब चूंकि जमाना बदल रहा है, आरोप लगाने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों तक उन आरोपों को पहुंचाने के तरीके बदल रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को भी उसकी काट ढूंढनी चाहिए।